1861 के समय रूस में जेमिस्टोवो नाव की एक व्यवस्था बनाई गई। शिक्षा, टैक्स इकट्ठा करना और पुलिस जैसी व्यवस्थाएं इस व्यवस्था के अंतर्गत लाई गई और यहाँ तक कि किसानों और उनके ऊपर के अधिकारियों के बीच एक वाद विवाद सुलझाने के लिए लोगों द्वारा एक चुना हुआ अधिकारी बिठाया गया। इन सभी कृत्यों को देखते हुए ब्रिटेन में बैठे बैंकर्स नाखुश थे और उन्होंने आर्थिक मदद देकर रूस में राजा अलेक्जेंडर द्वितीय के विरुद्ध एक आंदोलन करवा दिया और 1881 में अलेक्जेंडर की भी हत्या करवा दी गई। लेकिन अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु से पहले ही उसके बेटे अलेक्जेंडर तृतीय ने रूस की सत्ता संभाल ली थी। पिता की मृत्यु के बाद उसने आंदोलन को सफलतापूर्वक दबा दिया और वो सभी काम जो उसके पिता ने शुरू किए थे उन सबको जारी रखा। 1880 में उसने किसानों के लिए एक बैंक खोल दिया था जिसमें किसानों को बिना किसी ब्याज के कर्ज दिया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती करें और खेती में उन्नति। और अलेक्जेंडर तृतीय और उसके वित्त मंत्री निकोलाई बंज ने मजदूरों के लिए इतने विस्तृत श्रम नियम बनाए थे जितने यूरोप के पूरे इतिहास में भी नहीं बनाए गए थे। अलेक्जेंडर तृतीय के बाद उसका बेटा निकोलस द्वितीय भी तब तक अपने पिता के द्वारा किए गए कामों में और वृद्धि करता रहा जब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू नहीं हो गया। रूस में इस प्रकार की व्यवस्था चलने की वजह से 1914 तक रूस के बड़े जिम्मेदारों के पास बहुत कम भूमि बची थी। लगभग 80% खेतीहर भूमि किसानों के पास थी और वो भी अब उनको खेती करने के लिए बहुत कम दाम में सौंपी गई थी। किसानों को सौंपी गई इस भूमि की जिम्मेदारी राव के लोगों द्वारा गांव में ही बनाई गई कमेटी की थी जिसमीर भी कहा जाता था। और फिर 1916 में स्टोलिपिन नाम के कानून के पास होने के बाद किसान उसी भूमि को पुश्तैनी अधिकारों के साथ अपने नाम करवा सकते थे। 1913 तक किसानों के बैंक की कमेटी द्वारा 20 लाख परिवारों को लगभग 1,90,00,000 एकड़ भूमि प्रदान की गई। उस समय रूस के इस किसान राजकीय बैंक के अलावा पूरी दुनिया में ऐसा कोई बैंक नहीं था जो इतने कम ब्याज पर जमीन मुहैया कराता हो। इन नीतियों के चलने की वजह से रूस में कृषि उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा कि 1913 आते आते रूस पूरी दुनिया का अन्नदाता बन गया। उस समय दुनिया में जो कि उपज का 42% अकेला रूस प्रदान करवा रहा था, जई की खेती का भी 30%, राई की उपज का 67% और दुनिया की गेहूं की उपज का भी 41% रूस कर पा रहा था। 41% रूस पैदा कर रहा था। जहाँ कहीं उस समय पूरी दुनिया में बैंकर्स द्वारा बनाई गई केंद्रीय बैंक और खून चूस लेने वाली ब्याज आधारित प्राइवेट बैंकों की व्यवस्था चल रही थी, वही रूस का राष्ट्रीय बैंक बिना किसी ब्याज के पैसा बना रहा था। जब तक रूस में राष्ट्रीय बैंक अपने खुद के कर्ज मुक्त पैसे बनाता रहा तब तक पूरी दुनिया में रूस के अंदर 1912 में सबसे कम टैक्स था और न ही कभी महंगाई आई और न ही कोई बेरोजगार रहा। ये देखिए 1912 की दुनिया के कुछ देशों द्वारा टैक्स लगाने का आंकड़ा। ब्रिटेन अप्रत्यक्ष कर 13.86, प्रत्यक्ष कर 26.75, जर्मनी 9.64, अप्रत्यक्ष रूप से 9.64, प्रत्यक्ष कर 12.97, फ्रांस अप्रत्यक्ष 16.0, प्रत्यक्ष कर 12.45, ऑस्ट्रेलिया 11.28, प्रत्यक्ष रूप कर 10.19, रूस अप्रत्यक्ष कर
5.98 और रूस का प्रत्यक्ष कर 2.66। आज के समय में भारत सरकार अपने बजट में सरप्लस होने के लिए रोती रहती है, लेकिन 1914 में रूस के बजट में रूसी पैसे के 91.2 करोड़ सोने के रूबल सरप्लस में थे, यानी कि सरकार के खर्चों से ज़्यादा सरकार की आमदनी हो रही थी। सिर्फ देश का बजट ही सरप्लस में नहीं चल रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आयात और निर्यात का संतुलन मुनाफे में चल रहा था। रूस की आर्थिक हालत का अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। इस टेबल में दिखाया गया है कि उस समय किस देश में केंद्रीय बैंक के पास कितना सोना रखा हुआ था। रूस के द स्टेट बैंक ऑफ रशियन एम्पायर में 1550 टन रखा हुआ था। फ्रांस बैंक डी फ्रांस 1193 टन। जर्मनी राइश बैंक 411 टन। ब्रिटेन बैंक ऑफ इंग्लैंड 341। ब्रिटेन वकीलों द्वारा किए गए एक स्वतंत्र शोध के अनुसार उस समय की रूस की कानून संहिता और न्यायतंत्र दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक और निष्पक्ष थे। प्राथमिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य थी और मुफ्त भी थी। विश्वविद्यालय के स्तर तक की शिक्षा की फीस भी बिल्कुल न के बराबर थी। उस समय के रूस के विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अपने उच्च स्तर की शिक्षा के लिए जाने जाते थे। 1906 से लेकर 1914 के बीच में रूस में हर साल 10,000 स्कूल खोले गए और श्रमिकों के लिए कार्य करने में तो रूसी सबसे आगे थे। ब्रिटेन में बाल श्रम जहां 1867 में समाप्त किया गया था, वहीं रूस में ये इससे 100 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। रूस ऐसा पहला देश था जिसने अपने देश में फैक्ट्री और खदानों में काम करने वाले मजदूरों के काम करने का समय निश्चित करने के लिए कानून जारी किया था। एक अफसर नियुक्त किया गया था जो सख्ती से इस बात पर नज़र रखता था कि फैक्ट्रियों में मजदूर किन हालातों में काम कर रहे हैं, और यहाँ तक कि मजदूरों को हड़ताल करने की भी पूरी छूट दी गई थी। लेकिन मजदूरों की अच्छी स्थिति के कारण हड़तालें अपने आप ही बहुत कम हुआ करती थी। रूस में श्रमिक कानून इतने उत्तम थे कि अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति विलियम टाफ्ट ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि रूस के सम्राट ने श्रमिक कानून पास किया है जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के कानून से बेहतर है। रूस में अनाज की उपज 25% बढ़ गई, जो कि अर्जेंटीना, कनाडा और अमेरिका तीनों देशों की उपज को मिलाकर भी उससे ज़्यादा थी। 1895 से लेकर 1914 के बीच चले शांतिप्रिय शासन की वजह से रूस की 10% प्रतिवर्ष की वृद्धि के साथ बनी रही थी। रूस पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका था। उसके देश में इस्तेमाल होने वाले सामान 99% उसी ही के देश में तैयार हो रहे थे। रूस को देश के बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। रूस में बाहर से कोई सामान तो नहीं आ पाया, लेकिन रूस में क्रांति रूस के बाहर से ही आई। बैंकर्स का खून खोलने के लिए इतनी ही चीज़ें काफ़ी थी कि रूस के अंदर आज के अजरबैजान में तेल का कुआं मिल गया और तेल का उत्पादन अमेरिका से भी ज़्यादा होने लगा था। ये देखते ही बैंकर्स, खासकर रोथशिल्ड ने रूस पर युद्ध छिड़वा दिया। लोगों को पैसे पहुंचाकर रूस की सत्ता के विरुद्ध खड़ा किया गया। रोथशिल्ड को ये डर लग रहा था कि अगर रूस को रोका न गया तो रूस इतना ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया से उनके बैंकिंग साम्राज्य को उखाड़कर फेंक देगा। रूस की क्रांति। बैंकर्स विश्व पर नियंत्रण करने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने यह गुप्त योजना रूस के राजा जार के साथ साझा की तो उसने
इसका समर्थन नहीं किया और उसने इस गुप्त योजना का खुलासा कर दिया। इससे बैंकर्स की नज़र में वो खटकने लगा। फरवरी 1917 में रूस में एक जनविद्रोह हुआ और क्रांति हो गई। यह क्रांति शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक थी, परंतु बैंकर्स ने लेनिन और ट्रॉट्स्की को क्रांति के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय सहायता की, जिसके बाद नवंबर में खूनी क्रांति के माध्यम से बैंकर्स के एजेंट सत्ता में आ गए। क्रांति के दौरान रूस में संयुक्त प्रेस के एक संवाददाता यूजीन लियोन्स ने देखा है, लेनिन, ट्रॉट्स्की और उनके साथियों ने राजशाही को नहीं उखाड़ फेंका, उन्होंने रूसी इतिहास में पहले लोकतांत्रिक समाज को उखाड़ फेंका, जिसे मार्च 1917 में हुई एक लोकप्रिय क्रांति के माध्यम से स्थापित किया था।